नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम ओरिजिनल्स के यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं आज की ताजा खबरें। तो चलिए आज कवर करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स एंड करंट इवेंट्स इन एमपी को इस सेशन के थ्रू। ये सेशन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है और इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करेंट अफेयर से। एक बार मैं लिंक शेयर कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ। तब तक आप मुझे बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूं आप सभी को या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। और यहाँ पे प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मतलब नरेंद्र मोदी जी को, जो कि अभी हम नहीं कह सकते, ठीक है, अब इनको इनवाइट किया गया है कि वो अब एक नई सरकार बनाएं और कल इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी है, ठीक है, कल ये ओथ लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पिछला कुछ प्रोसेस मैं आपको समझाऊं तो बैकग्राउंड से क्या क्या चीजें हो। सबसे पहले एनडीए का अलायंस फॉर्म होता है ना। अब एनडीए अलायंस के जो भी अलायंस के पार्टी मेंबर्स थे वो लोग साथ में आएंगे। जैसे अगर हम कुछ पार्टीज की बात कर ले यहाँ पर, तो मेन कौन कौन साथ में आया हुआ है, तो सबसे पहले आपने नाम सुना है टीडीपी का, तेलुगु देशम पार्टी। इसके जो लीडर है दैट इज चंद्रबाबू नायडू, तो ये आए। और इसके बाद जेडी आपका जनता दल हो गया, इसके कौन लीडर है, नीतीश कुमार है, तो ये आते हैं नीतीश कुमार। और थर्ड अगर हम बात करें जो मेन पार्टी दैट इज शिवसेना, तो शिवसेना यहाँ पर आती है और इसके लीडर कौन है आपके, एकनाथ शिंदे। तो ये लोग साथ में आते हैं और ये प्रेसिडेंट को एक लेटर हैंड ओवर करते हैं, जहां पर ये एग्रीमेंट दिखाएंगे और अपना सपोर्ट दिखाएंगे कि वो अब नया लीडर किसको चुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को अपना नया लीडर चुनना चाहते हैं। एंड दे ऑल डिसाइडेड टू इलेक्ट नरेंद्र मोदी एज देयर लीडर, और वही आप क्या बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप सभी जानते हैं, आपने पॉलिटी पढ़ी हुई है, वहां पर ये लिखा होता है कि जो आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कन्वेंशन के मुताबिक, है ना, कन्वेंशन के मुताबिक क्या होता है, जो भी लार्जेस्ट आपका पार्टी का, है ना, लीडर होता है उसको क्या चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। तो ये आप सभी जानते हैं, अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर, है ना, उनको ही क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। फिर अलग अलग कंडीशंस होती है जब पार्टी का कोई भी कोलेशन फॉर्म हो रहा है। जैसे यहाँ पर तो सबने डिसाइड करके लिख कर दे दिया कि वो अपना सपोर्ट देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, बट अगर ऐसा नहीं होता है और कोई भी जब कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है और ऐसा कोई भी मेजोरिटी पार्टी के पास पूरी तरीके से मेजोरिटी नहीं रहती है, तब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं। बट इस केस में ये चीज डिफरेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं नॉर्मली गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कुछ कि अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर बने, क्या क्या प्रोसेस होता है इनको अपॉइंट करने का। अब ये जो स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली है वो कल शाम को 7:15 पे होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसको कि किस तरीके से स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है और यहाँ पे कौन कौन लोग आने वाले। तो हमने कुछ कंट्रीज के लीडर्स को अपॉइंट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आसपास की जो भी कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज, जैसे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आएंगी शेख हसीना। इसके बाद श्रीलंका है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे, इनको भी इनवाइट किया गया, सॉरी। फिर इसके बाद से आते हैं भूटानीज प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे, इनको इनवाइट किया गया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कुमार दहल, है ना, जिनको प्रचंड कहा जाता है, तो ये भी आएंगे स्वेरिंग इन सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो यहाँ पर ये चीज है। इसके बाद अगर हम कुछ बेसिक चीजें देखें, क्योंकि स्वेरिंग इन सेरेमनी में क्या होता है, ओथ ली जाती है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जो है उनको ओथ दिलवाएंगी और अपने ऑफिस का ओथ तो लेंगे, साथ में सीक्रेसी का ओथ भी लिया जाता है, तो वो भी लेंगे। जैसे आपने बेसिक ओथ सुने होंगे, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस and to do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, है ना, without fear of favor। इस तरीके की ओथ होती है प्राइम मिनिस्टर की आपकी। और फिर उसके बाद से वो ओथ ऑफ सीक्रेसी भी लेते हैं कि वो अपने जब भी सर्विस पे रहेंगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये सारी ओथ दिलवाई जाएगी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को।
तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं इंडिया पॉलिटिकल सेटअप। ही इज अ डिफेक्टो हेड ऑफ द स्टेट, है ना, डिफेक्टो हेड होते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो भी लीडर ऑफ द पार्टी होंगे, या कोएलिशन जब फॉर्म हो रहा है, जैसे इस तरीके से कोएलिशन इस बार फॉर्म हो रहा है, तो जिसके पास मेजोरिटी ऑफ सीट्स होगी उसी पार्टी से ही कोई लीडर बनेगा और वही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा। इसके बाद रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं। तो आप देखते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम्स आएंगी, कोई भी स्कीम आती है तो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे लॉन्च हुआ नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन आया तो शहडोल में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। अटल भूजल योजना आई। तो जितनी भी बड़ी बड़ी स्कीम्स है, जितना भी पॉलिसीज हैं, किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अंडर आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन कौन एडवाइस करता है? प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करते हैं। तो जितना भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं कि मिनिमम 15% जो होती है लोकसभा की स्ट्रेंथ, उतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इंक्लूडिंग द पीएम। इसमें पीएम भी शामिल होते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो ये चीज है। इसके बाद जो आर्टिकल 74 का 1 है, क्लॉज 1 है, उसमें ये बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, जिसका हेड कौन होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और प्राइम मिनिस्टर फिर ये क्या करेंगे? अगर कोई भी एडवाइस टेंडर करनी है प्रेसिडेंट की, तो इस तरीके से ये लोग टेंडर करते हैं। द अदर मिनिस्टर वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट जो होती है वो कैबिनेट होता है, तो कैबिनेट को दी जाती है। और देखेंगे आप डिफेंस मिनिस्टर हो गए, रक्षा मंत्री तो यही हो गए, ठीक है। इसके बाद से फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इसके बाद देख लीजिए आप भारत, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में पिछले टाइम में कौन कौन प्राइम मिनिस्टर्स रहे। तो 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनका सबसे लंबा टेन्यूर था और इन्होंने 16 साल और 286 दिनों का टेन्यूर कंप्लीट किया था 1947 से 64 के बीच में। उसके बाद कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? गुलजारी लाल हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, गुलजारी लाल नंदा वापस से बनते हैं, इंदिरा गांधी हैं, मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह है। तो उनके नाम थोड़े से आपको ये याद रखना चाहिए कि लोग प्राइम मिनिस्टर्स बन चुके हैं। और आप जब कुछ कुछ रिफॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे आप जब 1982 वाले रिफॉर्म्स पढ़ते हैं कि आपका लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स जब पढ़ते हैं, तो आप इनका नाम काफी अच्छे से पढ़ते हैं, जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, है ना। तो हर किसी के टाइम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की गई है, वो आप पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाते हैं। और नरेंद्र मोदी का टर्म भी अब 3rd टर्म स्टार्ट हो जाएगा इनका। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाइए। अब यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है कि आरबीआई ने, है ना, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, हर 2 महीने के बाद ये लोग क्या निकालते हैं? अपने मॉनेटरी पॉलिसीज निकालते हैं, जहां पर रेपो रेट, है ना, रेपो रेट हम समझेंगे और रिवर्स रेपो समझेंगे, बट रेपो रेट को चेंज करते हैं। या फिर 3 स्टेंस होते हैं इसमें। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है, एक न्यूट्रल होता है और अकोमोडेटिव होता है, ठीक है। इसमें बढ़ाना है, कम करना है, या फिर उसको अनचेंज रखना है। तो ये सारी चीजें होती है रेपो रेट की। और रेपो रेट बाकी की पॉलिसी या फिर किसी भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है कि कितना इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन को किस टारगेट्स में रखना है। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का बैठना जरूरी है और इनका ये सारे रेट्स डिसाइड करना जरूरी है, ताकि जो इन्फ्लेशन के टारगेट्स है हमारे +4% और -2%, इतने में इसको रखा जाए, ठीक है। तो इसलिए रेपो रेट डिसाइड किया जाता है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि रेपो रेट वगैरह क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में किस तरीके से डिवीजन होता है। तो एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब बैठेगी तो वो डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? कि यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स किस तरीके से किया जाना चाहिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का? टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कि जो इतना ज्यादा एकदम इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई भी नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ डिफ्लेशन भी नहीं आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मैनेज कौन करता है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, जब वो लोग अलग अलग रेट्स को डिसाइड करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आरबीआई एक्ट 1934 वाला जब अमेंड हुआ था बाद में, तो उसमें इन्फ्लेशन टारगेट सेट किए गए थे और +4%, है ना, और -2% पे इसको रखा जाता है कि देखिए यहाँ पर इससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था, 6-7% हो गया था, तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें इतना पे रखना है, 4 पे लिमिट होती है, और अगर -2 के नीचे गया तो बहुत ज्यादा डिफ्लेशन हो जाएगा, तो ये भी नहीं रखना है, इस लिमिट के अंदर ही रखना है। और ये जो टारगेट्स होते हैं कि अभी ये टारगेट्स है तो हर ये 5 साल में अपडेट किए जाते हैं
है ना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अपडेट किए जाते हैं इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे कि करता कौन है इन टारगेट्स को अपडेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, आरबीआई नहीं करता है, लेकिन आरबीआई की कंसल्टेशन में ही टारगेट्स जो है वो बदले जाते हैं। अगर आप सबसे पहले कंपोजिशन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो आपके सिलेबस में भी है इसलिए आपको पढ़ना है, तो 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स के बाद आप देखेंगे 3 आते हैं गवर्नमेंट की साइड से और 3 आते हैं आरबीआई की साइड से। जो इस न्यूज में है ना, जब आप न्यूज का आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप ये नाम देखेंगे जो मैं अब आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये वाला न्यूज है आपका, और अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 जो मेंबर्स आएंगे गवर्नमेंट के साइड से, वो अभी पहले हम देखते हैं कि आरबीआई की साइड से कौन कौन मेंबर्स रहते हैं, जिसमें गवर्नर भी मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले आपके आरबीआई गवर्नर हो गए, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, आरबीआई के गवर्नर है, इसलिए वो इस आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के भी मेंबर बन जाते हैं। तो फर्स्ट ये हो गए। सेकेंड होते हैं आपके जो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होंगे, और डेप्यूटी गवर्नर इस टाइम पर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी इस कमेटी के मेंबर कौन है, माइकल पात्रा है। ठीक है, माइकल पात्रा का नाम इस न्यूज में भी आप देखेंगे। इसके बाद से एक पर्सन होता है जो आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड से आता है। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से जो मेंबर हैं इस टाइम पर, उनका नाम है मृदुल सागर। तो ये कहां से आए हैं, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से, और इनका नाम है मृदुल सागर। नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार मैं आपको कंपोजिशन समझा रही हूँ तो इजी होगा कि अगर मैं आपको नाम के साथ बताऊं तो। इसके बाद गवर्नमेंट की साइड से भी 3 मेंबर आते हैं, और जनरली जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, यहाँ से गवर्नमेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है। तो सबसे पहले जो पहले मेंबर्स है अभी डॉक्टर शशांक भिड़े हैं। डॉक्टर शशांक भिड़े जो है अभी इसके मेंबर है पहले, और ये कहां से बिलोंग करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है ना, यहां से ये मेंबर अपॉइंट किए गए हैं। इसके बाद एक है डॉक्टर आशिमा गोयल। तो ये जो आशिमा गोयल है, ये एक इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है मुंबई में, है ना, डेवलपमेंट रिसर्च का, वहां से इनको अपॉइंट करके लाया गया है, मतलब वहां से बिलोंग करती हैं। इसके बाद से एक है डॉक्टर जयंत आर वर्मा। तो डॉक्टर जयंत वर्मा जो है वो IIM अहमदाबाद से हैं। तो ये सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से जहां से इनको अपॉइंट किया जाता है। तो ये 3 लोग हो गए गवर्नमेंट की साइड से, 3 लोग हो गए आपके आरबीआई की साइड से। ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अब जो टेन्यूर होता है इनका, बेसिकली अगर हम टेन्यूर की बात करें तो जो लोग भी गवर्नमेंट साइड से आ रहे हैं उनका एक फिक्स्ड टेन्यूर होगा 4 साल का, कि 4 साल का टेन्यूर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, कोई भी रीअपॉइंटमेंट इनमें नहीं होता है, हमेशा अलग अलग मेंबर्स को लाया जाता है, सेम अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे दोबारा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे जनरली इनका जो टेन्यूर होता है ना, अपने बाकी जो भी इनकी एक्स ऑफिशियो सर्विस है उससे ही इनका टेन्यूर मैच करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल, आरबीआई गवर्नर का जो टेन्यूर होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इनको रीअपॉइंट करके लाया जा सकता है। गवर्नर वापस से बने हैं ना, शक्तिकांत दास, दोबारा उनको रीअपॉइंट किया गया था। तो यहाँ पर अगर 3 साल का टेन्यूर चल रहा है तो तब तक आरबीआई के गवर्नर वो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर भी रहेंगे। अगर डेप्यूटी गवर्नर का भी कोई टेन्यूर है तो वो उतने टाइम तक इस मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद अगर हम अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो कहां से अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, ये जो 3 लोग आपके आरबीआई से कर रहे हैं, तो एक कमेटी बैठती है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन कमिटी, सर्च कमिटी सॉरी। तो RAC होता है, FSRASC होता है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, जो जनरली कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड होती है, जो कि एक IAS होता है। वो डिसाइड करता है कि ये लोग अपॉइंटमेंट कैसे करना है, उन्हीं को अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही किया जाता है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट साइड से, तो गवर्नमेंट साइड में भी एक कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जो कि IAS है, उनके द्वारा एक कमेटी होती है जिसको सर्च कम सिलेक्शन कमेटी कहा जाता है, उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फैक्ट्स, है ना। तो फैक्ट्स आप ये याद रखिएगा कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो अगर उसकी मीटिंग हो रही है तो 6 मेंबर्स में से कोरम कितना होता है, 4 मेंबर्स की। 4 मेंबर्स जब प्रेजेंट होंगे तभी इनकी मीटिंग होगी, नहीं तो अब मीटिंग ही नहीं बैठती है। तो पहला फैक्ट तो ये याद रखना है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि मिनिमम कितनी मीटिंग होनी चाहिए, तो मिनिमम 4 मीटिंग्स होनी चाहिए 1 साल में। 4 मीटिंग इनको करनी ही है। मॉनेटरी पॉलिसी आप देखेंगे, जब भी आप न्यूज में पढ़ेंगे तो ये फैक्ट आपको दिखेगा। जैसे ये जनवरी है तो एक मीटिंग हुई जनवरी में, फिर फेब और मार्च छोड़ा
फिर नेक्स्ट मीटिंग कब होती है, अप्रैल में होती है। उसके बाद से मई और जून छोड़ के जो अगली मीटिंग है वो कब होगी, जुलाई में होगी। अगस्त और सितंबर छोड़ के अगली मीटिंग कब होगी, अक्टूबर में होगी। और फिर नवंबर दिसंबर आता है, उसके बाद वापस जनवरी में आता है। तो देखेंगे आप एक साल में मिनिमम 4 मीटिंग्स तो होती ही हैं। इसके अलावा और भी मीटिंग्स की जा सकती हैं, जैसे कोविड के टाइम पर यहाँ वहां थोड़ी मीटिंग्स की गई थी। तो ये सारी चीजें हैं और है ना, इनको 4 बार मिलना है तो इस तरीके से मीटिंग्स होती है। आप ये याद रखेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बाय मंथली हर 2 महीने में मीटिंग्स करती ही करती है, अपडेट्स करती है, जहां पर वो रेपो रेट को चेंज करेगी, या तो वैसा ही रखेगी या तो बढ़ा देगी, है ना। अब यहाँ पर एक और चीज आप ये याद रख लें फैक्टर, कि जो भी मेंबर्स है वो सारा फर्स्ट टाइम तो वोट करेंगे, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर भी फर्स्ट टाइम में वोट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए टाई हो जाता है कि 3 वोट्स यहाँ से हैं 3 वोट्स यहाँ पर, ऐसा टाई हो गया किसी चीज को लेकर, तो एक कास्टिंग वोट जो होता है वो आरबीआई गवर्नर के पास होता है, और ये कास्टिंग वोट देकर अपना क्या कर सकते हैं, इसको चीजों को मनवा सकते हैं, कंसेंसस पेश कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में सबसे ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद से मैं आपको समझा देती हूँ कि आपका जो रेपो रेट चेंज किया गया है इस बार, वो कितना रखा गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर रेपो रेट 6.5% ही रखा गया, उसको चेंज नहीं किया है, जितना पिछले बार था उतना ही किया गया है। अगर हम बात कर ले रेपो रेट की, तो मैं आपको एक बार रेपो रेट भी समझा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझनी है तो आपको, फिर हम जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि हम बात कर रहे हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट में क्या होता है कि ये बेसिकली क्या करता है, मार्केट लिक्विडिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिससे मार्केट लिक्विडिटी मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाएगा। अगर ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आपके 3 मेंबर्स हो, 3 ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे बीच में आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, जैसे आपका एसबीआई हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, ये सारे आपके कमर्शियल बैंक है। और इस साइड पर हो गए आपके बोरोवर्स, जिनको उधार दी जा रही है ना, जो यहाँ से बोरो करेंगे कमर्शियल बैंक से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, लेंड करता है पैसा, किसको, बैंक्स को पैसा लैंड करता है, क्योंकि बैंक्स को जरूरत होगी पैसे की। और फिर कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स किसको पैसा दे देंगे, बोरोवर्स को देंगे, जो भी उनके पास उधार लेने आएगा उसको पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर मोर कैश होगा लेंड करने के लिए, अगर किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उधार ले लिए। ठीक है, अब आरबीआई से जब उधार लेना है तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, उसको कोलेट्रल के फॉर्म में गिरवी रख दिया जाता है, किसके पास, आरबीआई के पास रख दिया जाता है। तो आरबीआई के पास जब ये रखा जाएगा तो आरबीआई इसके लिए उसको पैसा देगा। जैसे अगर आपको अपना पैसा चाहिए तो आप अपनी ज्वेलरी जाकर किसी उसके पास गिरवी रख देते हैं, और वो क्या देता है, आपको पैसा देता है, और वो आपसे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज कर सकता है। तो अगर यहाँ पर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है सेम टर्म्स में आरबीआई, है ना, अगर ये लोग कोलेटरल रखेंगे और आरबीआई इनको पैसा दे रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, इससे इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा। जब तू मुझे पैसा लौटाएगा तो इंटरेस्ट के साथ लौटाना। तो इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज करता है, वही क्या होता है, रेपो रेट होता है, और वो 6.5% रखा गया है इस केस में। फिर वो इन्फ्लेशन को बढ़ाना घटाना इसलिए किया जाता है, ये सारे फैक्टर्स अलग से है, उसके लिए लंबा टाइम लगेगा पूरा इकोनॉमी पढ़ाने में। लेकिन यहाँ पर आप रिवर्स रेपो भी देख लीजिए कि यही सेम लोग है, आरबीआई है यहाँ पर आपके कमर्शियल बैंक्स हो गए, ठीक है, और यहाँ पर आपके बोरोवर्स हो गए। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अगर बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसा हो गया है तो वो आरबीआई को लेंड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, आरबीआई में अपना पैसा डिपॉजिट कर देंगे, और अगर अपना आरबीआई में पैसा देंगे, आरबीआई बैंक से पैसा उधार ले रहा है, तो आरबीआई का काम है कि अब इसको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो आरबीआई हैव टू पे इंटरेस्ट टू बैंक, और उसको ही क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो कहा जाता है, जस्ट इसका उल्टा टाइप का हो जाता है। ठीक है, व्हेन देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, चीजें महंगी हो रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपना एक्सेस पैसा इसके पास दे देंगे, और यहाँ पर देने के लिए अब कम पैसा बचेगा, तो लेसर मनी टू लेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी कम हो जाती है, यहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ रही थी लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आई होप आपको समझ में आया, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो वो फिर से मुझसे पूछ सकता है। तो यही चीज है यहाँ पर की गई है बाय मंथली पॉलिसी में, कि रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.4% 5% में। और दूसरा जो है, एमपीसी ने रिवाइज किया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट, है ना, जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट जो हमेशा करती रहती है 2-2 महीने में, तो 7.2% से 7% था पहले, अब 7.2% कर दिया 2024-25 के लिए, इतनी जीडीपी ग्रोथ होने वाली है ना। यहाँ से आप डेफिनेशन वाइज भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट न्यूज में आ जाइए, आसियान, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आसियान के साथ इंडिया ने एक एफटीए एग्रीमेंट साइन किया है, जो भी एफटीए चल रहा था उसमें कुछ पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं, लाइक,
है ना, कुछ पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। तो अगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है ना, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया जो है वो आसियान की मेंबर नहीं है, और यहाँ पे सारी आपकी आसियान मेंबर कंट्रीज है साउथ एशिया में। तो ये अब इंडिया ने इन दोनों ने आपस में पूरी ग्रुपिंग के साथ एक FTA एग्रीमेंट करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में, ग्रुपिंग्स के बीच में भी हो सकता है, ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है कि हम कुछ बैरियर्स को कम कर देंगे, जैसे आपके ट्रेड बैरियर्स है, नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स, इनको कम कर देंगे, इनमें कुछ छूट प्रदान करेंगे। तो वो सारा क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। इंडिया आसियान FTA फॉर्मली नोन एज द आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो हमारा आसियान के साथ है AITGA एग्रीमेंट है, जहां पर क्या करते हैं कि इंडिया कुछ उसके पॉलिसी टर्म्स को करेक्ट करना चाहती है जो पहले गलत हो गए थे, जिससे इंडिया लॉस में है। तो इंडिया उन सारे को रिव्यू करके एक बार सही करना चाहती है। यहाँ पर देखिए आपके 10 मेंबर आसियान कंट्रीज भी दिए हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, हम आसियान यहाँ से भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले आप फुल फॉर्म में याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 8 अगस्त 1957। बहुत अच्छे से आप डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है। बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है, तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था, और इसलिए 8 अगस्त को आसियान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज है। हेडक्वार्टर्स भी आप याद रखेंगे बैंकॉक थाईलैंड में। इसके बाद फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ब्रुनई ज्वाइन करता है बाद में। तो सबसे पहले सिर्फ ये 5 कंट्रीज थी, ब्रुनई ने ज्वाइन किया, फिर वियतनाम ने ज्वाइन किया, लाओपीडिया ने ज्वाइन किया, म्यांमार ज्वाइन करते हैं एक साथ, फिर कंबोडिया ने ज्वाइन किया। तो उसके बाद से 10 मेंबर स्टेट्स हो गए आसियान में, और टोटल मेंबर्स आपको याद रखना है। चेयरमैनशिप कैसे रोटेट करती है, एनुअली रोटेट करती है, बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ द मेंबर नेशन, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, और आपको पता है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, जो भी आपका अल्फाबेट आता है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बोलूं B आता है, तो सबसे पहले मेंबरशिप ब्रुनई के पास रहेगी। फिर B के बाद मैं बोलूंगी C आता है, तो फिर किसके पास जाएगी, मेंबरशिप चेयरमैनशिप कंबोडिया के पास जाएगी। फिर इसके बाद जो भी आएगा उसके पास जाए, फिर I आना चाहिए, है ना। तो इसके बाद किसके पास जाएगी, इंडोनेशिया के पास जाएगी। तो इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये रिपीट होती रहती है, हर मेंबर नेशन के पास चेयरमैनशिप जाती है। इसके बाद देखेंगे इंडिया और आसियान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो 25 साल का डायलॉग पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, 15 इयर्स ऑफ समिट लेवल इंटरेक्शन है, 5 इयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आसियान के साथ। 2018 में 25th एनिवर्सरी थी आसियान इंडिया डायलॉग रिलेशन की। तो आसियान के जो लीडर्स हैं वो दिल्ली डिक्लेरेशन में दिल्ली विजिट करते हैं, और उसका थीम दिया हुआ है 26 जनवरी 2018 को रिपब्लिक डे परेड में भी ये सारे जो लीडर्स थे वो चीफ गेस्ट के फॉर्म पर इंडिया आए थे, आप देख सकते हैं। तो आसियान जो इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इस साल का जो 2024 का समिट है वो कहां पर होने वाला है, 2024 का समिट लाओस में होने वाला है। तो ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे अपने एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद देखिए ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की अगर हम बात करें, तो ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी में क्या हुआ था एक्चुअली, कि यहाँ पर रिमोल्ड किया गया था कुछ चीजों को। आप देखेंगे पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि दुबई में इसकी मीटिंग होती है, और जगह जगह पर मीटिंग होती है, बट कुछ भी चीजें फाइनलाइज नहीं की जाती, और इस ट्रीटी को लीगली बाइंडिंग नहीं किया जाता, जो कि अभी नीड ऑफ द आवर है कि इसको करना है। एक अलार्मिंग टर्म्स में हमें पता होना चाहिए कि प्लास्टिक का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे OECD का एक ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक है, तो आप ये भी याद रखेंगे कि OECD जो है वो क्या रिलीज करता है, ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक रिलीज करता है। ग्लोबल प्लास्टिक्स आउटलुक इज रिलीज्ड बाय OECD। अब इसने ये एस्टिमेट दिखाया है कि 2019 में कितना प्लास्टिक इकट्ठा हुआ था, 353 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक जनरेट हुआ था, जो कि 2000 है ना 2000 ईयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा था, डबल था, है ना, कि हमने इतना कर लिया है। और यही चीज 2060 तक ट्रिपल हो जाएगी। जो प्लास्टिक का कलेक्शन है, प्लास्टिक का पॉल्यूशन है, वो ट्रिपल हो जाएगा 2060 तक। तो ये डेटा आप याद रख सकते हैं कि कैसे है, मेंस में कैसे यूज करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन अगर आता है कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे। फिर इसके बाद देखेंगे ओनली 9% ऑफ दिस वाज रिसाइकिल्ड। इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसका 9% ही रिसाइकिल किया जा रहा है। 50% लैंडफिल्स में भेजा जाता है, 19% को इंसरेट कर दिया जाता है, और 22% जो है वो अनकंट्रोल साइट्स या डंप्स में डाल दिया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है।
तो सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग बढ़ाने पर हमें ध्यान देना है, और रिसाइकलिंग बढ़ाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है आपके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में उसको इंप्रूव करने के लिए, तो हम वो चीज भी देखेंगे अभी। अब यहाँ पे क्या है, जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं सबसे ज्यादा कलेक्शन वही करते हैं ना, जो लोग आपके यहाँ कबाड़ी वाले आ गए प्लास्टिक इकट्ठा करके ले जाएंगे, तो ये सारे इनफॉर्मल तरीके से कलेक्शन हो रहे हैं और पता नहीं किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं, मैनेज करते हैं, तो अभी भी ये क्लियर नहीं है। अगर कोई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जैसी चीज बना दी जाती है तो बहुत सारे नॉर्म्स रूल्स बनाए जाएंगे कि किस तरीके से इनको डिग्रेड करना है या फिर किस तरीके से हम इसको हैंडल करें, मैनेज करें प्लास्टिक को। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक एग्जांपल देखा था, वेम्बनाड लेक है केरला में, तो वेम्बनाड लेक जो कि एक रामसर साइट है, वहां पे कितना ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन था और फिर एनजीटी ने फाइन्स भी लगाए थे उस पर। तो इस तरीके के ऐसे एनवायरमेंट पर भी बहुत सारे प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहे हैं। फिर यूएन हैबिटेट का भी एक रिपोर्ट दिया है, वो बोलता है कि अराउंड 60 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, है ना। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से इतना, मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज जो है वहां से इतना ज्यादा टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता है, तो हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्या क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसे ग्लोबल ट्रीटीज साइन होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। एक सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए, परिपत्र अर्थव्यवस्था। ये क्या बोलती है कि अगर कोई भी चीज सामान इकोनॉमी में आया है, मैन्युफैक्चर हुआ है, तो उसका कंजम्पशन करो, ठीक है। कंजम्पशन मतलब आपने उसको यूज किया है और यूज के बाद से उसको रिसाइकिल करो, रीयूज करो, है ना। जैसे आपने प्लास्टिक की बोतल खरीदी है, अब उसको ही वापस से आपने यूज कर लिया, उसको कोल्ड ड्रिंक पी लिया, वापस से आप उसमें पानी भरकर रखने लगो, तो इस तरीके से यूज हो रहा है ना, रीयूज करना है। तो यही है सर्कुलर इकोनॉमी इज अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जितना टाइम तक उसको कर सकते हो, जैसे आपने प्लास्टिक को यूज कर लिया न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर के लिए, है ना, किसी लाइफ मतलब कोई प्रोडक्ट था उसकी लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया कि आप इसको ज्यादा टाइम तक यूज कर रहे हो, तो ऐसी चीज की जा सकती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पूजा, क्या नाम है इनका, पूजा तोमर है। अब ये जो है यूएफसी में भारत की पहली महिला हैं जो एमएमए फाइटर बनेंगी, ठीक है। मार्शल आर्ट्स होते हैं, तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में ये पहली फाइटर बनने जा रही हैं इसकी, और इन्होंने कड़ी चुनौतियों का सामना किया है। जिस तरीके से इन्होंने अपने सफर का बताया है कि इनके फादर की डेथ हो जाती है और उसके बाद इन्हें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो कैसे स्ट्रगल करके बाहर निकलती है। इनको बहुत कुछ बोला जाता है कि एक लड़की किस तरीके से मार्शल आर्ट कर सकती है, किस तरीके के कपड़े पहन रही है, बट यहाँ पर है कि आप दूसरों को चुप अपने प्रदर्शन से ही करा सकते हैं। अगर आपकी हम बात करें, आप एग्जाम दे रहे हैं, आपके अटेम्प्ट्स हो गए हैं इतने, या फिर आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत लोग आपको ताने मार रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, तो आपके पास एक ही काम है कि आपको शांत रहकर पढ़ाई पर ध्यान देना है ना, पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय करना है, चीजें करनी है, और उसके बाद आप भी दूसरों का मुंह इसी तरीके से बंद करवा सकते हैं अपने रिजल्ट से। इट इज द ओनली थिंग। आप किसी को जवाब देंगे कुछ नहीं होगा, आप लड़ने जाएंगे, एक टाइम के बाद आप मेच्योर हो जाते हैं जब आप प्रिपरेशन स्टेज में रहते हैं, है ना। शुरू के 1-2 साल आपको बहुत जोश रहता है, आप करते हैं, सबको जवाब देना भी आपको आता है, बट उसके बाद एक मेच्योरिटी का लेवल आता है वेर यू लर्न कि अब हमें चुप रहना है और हम चीजें अपना करके ही दिखाएंगे, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। अभी आपका एग्जाम भी है तो आपको एकदम चिल रहना है, कूल एटीट्यूड से पढ़ाई करनी है, और कोई भी परेशानी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपने जितनी चीजें पढ़ी उसको रिवाइज करते जाइए, है ना। टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो अभी स्टेज में टेस्ट भी दे सकते हैं, रिवाइज करिए और बिल्कुल कूल एटीट्यूड से एग्जाम देने जाइए, और डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, रिवाइज करते रहिए, बस यही है अभी। इसके बाद देखिए कि इंसानों की दवाई से जानवरों का व्यवहार बदला है। सबसे ज्यादा ये वर्चर्स में फेमस था, है ना। वर्चर्स में एक डिक्लोफेनाक नाम की दवा है, ये काफी फेमस है। डिक्लोफेनाक एक पेन किलर टाइप होता है, तो ये दिया जाता है, लोग इसको कंज्यूम करते थे, फिर लोगों की डेथ हो गई है, और क्या होता था, पारसी कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा ऐसा है कि रख दिए जाते हैं, उनको एक टावर हुआ करता था, वहां पर बॉडीज रख दी जाती है और वर्चर्स आके इसको खाएंगे, इस तरीके से होता है पारसी कम्युनिटीज में पहले। तो यही चीज थी कि अगर कोई भी ऐसे सब्सटेंस है, डेड बॉडीज हैं जो एनवायरमेंट में उनके कार्केसेस हैं, तो वर्चर्स इनको खाते थे, और वर्चर्स इसी को डिक्लोफेनाक को कंज्यूम करते थे। हालांकि डिक्लोफेनाक बैन कर दिया गया था, बट बाकी सारे जो एनिमल्स एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी यही हाल हो रहा है कि धीरे धीरे उनका व्यवहार इन सारी दवाइयों के कंजम्पशन से बदल रहा है। जैसे एक मेथाफेटामाइन करके दवा है, उसके संपर्क में आने से जो ब्राउन ट्राउट मछली है वो हर वक्त नशे में रहती है,
ठीक है, कुछ जो मछलियां हैं या फिर कुछ बर्ड्स हैं उनका रिप्रोडक्शन साइकिल चेंज हो चुका है ना, बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई हैं, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और फार्मास्यूटिकल कचरा आप देख रहे हैं धीरे धीरे इकोसिस्टम में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतनी बीमारियां हो रही हैं, लोगों को इतना सारा दवा का यूज, वही सारा वेस्ट जो आपके पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें जा रहा है, और जो एनिमल्स इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही है। भारत समेत दक्षिण एशिया में जानवरों को डिक्लोफेनाक दवाई देने से 1992 से 2007 के बीच में 16 साल के गिद्धों की संख्या 97% तक कम हो गई। तो ये बहुत बड़ा, अगर आप देखेंगे, नंबर है कि 97% किसी भी स्पीशीज का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाना, है ना। अगर हम बात करें वल्चर्स या गिद्ध की, तो इसकी 22 स्पीशीज है लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स, ठीक है। मेनली इंपॉर्टेंट है कि नेचर के गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं, मतलब ये साफ सुथरा कर देते हैं, अगर कहीं पर भी ऐसा कचरा है, मीट वीट पड़ा हुआ, तो उसको साफ कर देते हैं खाकर, ठीक है। एनवायरमेंट क्लीन ऑफ वेस्ट। इंडिया इज होम टू, इंडिया में कितनी वल्चर्स की स्पीशीज है आपको पता होना चाहिए, 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। इजिप्टियन वल्चर्स हैं, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स है, व्हाइट रम्ड है, स्लेंडर बाइल्ड है, इंडियन वल्चर्स है, रेड हेडेड वल्चर्स है, बियर वल्चर है, यूरेशियन ग्रिफॉन्स एंड सिनेरस वल्चर्स। तो ये सारी वल्चर्स हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वल्चर एक्शन प्लान भी लॉन्च किया था 2020 से 25 के बीच में, ताकि मिनिमम यूज ऑफ डिक्लोफेनाक किया जाए, और यहाँ पे वल्चर्स इसका कंजम्पशन करे, उस चीज को कम करना है। तो यहाँ पर आप स्पीशीज देख सकते हैं, उनका क्या स्टेटस है, कि कौन सी स्पीशीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती है, कौन सी लीस्ट कंसर्न में आती है, ये सारी चीजें इस पे दी हुई हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। इसके बाद भूगर्भ जल सर्वेक्षण यानी कि ग्राउंड वाटर सर्वे किया गया, 2023 की रिपोर्ट जारी हुई है, और इसके हिसाब से जो देश के 6533 इलाकों में से 27% जो है में गर्भ जल काफी नीचे खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। अगर मैं आपको बताऊं इंडिया का स्टेटस, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन करता है। कुछ एरियाज की अगर हम बात करें, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, जहां पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर इनका, तो बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं लोग, और बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन भी इन्हीं एरियाज में होता है, वेस्टर्न यूपी में, है ना। लेकिन यहाँ पर ये चीज सामने आई इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, कि ये जो एरियाज है वो रिचार्ज कर पाते हैं, इतना ग्राउंड वाटर निकालने के बाद वापस ग्राउंड वाटर रिस्टोर हो जाता है, रिचार्जिंग कैपेसिटी यहाँ की अच्छी है। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर ये लोग पानी तो निकाल लेते हैं, इतना ग्राउंड वाटर निकालते हैं, लेकिन वहां पर वाटर रिचार्ज का कोई विकल्प नहीं है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो सबसे अगर हम खराब हालात देखें ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बाद, तो राजस्थान में होते हैं। देश में भूगर्भ जल की सबसे खराब हालत राजस्थान में है, ठीक है। ये चीज हो गई। इसके बाद आप देख लीजिए, वाटर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। इसके बाद हम देखेंगे कि एमपीपीएससी 2022 का जो रिजल्ट है मेंस का, वो आ चुका है। इंटरव्यू की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इसको क्लियर किया है। 313 अभ्यर्थियों का चयन किया गया इसमें। तो अब रिजल्ट आ रहे हैं, 2021 का रिजल्ट आया, 2022 का आया, तो इस तरीके से रिजल्ट आते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो वाटर सिक्योरिटी के लिए अमृत जलचित्र अभियान लॉन्च करेगी, जिसमें अलग अलग कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे। अभी अभियान लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आप जानते हैं अमृत मित्र अभियान जब भी आएगा हम इसको पढ़ेंगे, ये शुरू होने वाला है, ताकि वाटर कंजर्वेशन किया जा सके। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज कि चित्रकूट में बनेगा देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज। तो यहाँ पे ग्लास ब्रिज बनने वाला है, कितने फीट का होगा? कुल 150 फीट का होगा, जहां पे ट्रांसपेरेंट होगा। इस तरीके से ग्लास ब्रिज आपने देखा भी होगा वीडियोस में। उसके ऊपर चलते हैं, मुझे तो काफी डर लगता है, मैं तो चल ही ना पाऊं, तो शायद, मतलब इतना भी नहीं है, लेकिन हाँ वो तो सामने जाके देखना ही पड़ेगा कि आप उसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसकी जो कैपेसिटी बनाई गई 50 लोग एट अ टाइम। जैसे गुजरात में कौन सा ब्रिज था जो टूट गया था, काफी सारे लोग चले गए थे, है ना, इसमें। तो इस तरीके के ब्रिज अभी बनाया गया, लेकिन ये क्या काम करेगा? टूरिज्म को प्रमोट करेगा। इसका ये देश के सबसे लंबे कैंटिलीवर स्काई वॉक कांच का ब्रिज जो है वो चित्रकूट में बनने वाला है। इंद्रवती नदी है, उसमें स्थित चित्रकूट जलप्रपात है, उसके ऊपर ये पुल बनने वाला है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि कौन सी रिवर के ऊपर बनने वाला है, कौन सा वाटरफॉल है। इससे पहले जो बड़े ग्लास ब्रिजेस है इंडिया में, एक वैगमोन ग्लास ब्रिज है जो कि केरला में है, और ये कितने 40 मीटर लंबा है, सबसे बड़ा है अब तक का। लेकिन अगर चित्रकूट वाला बन जाएगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड अगर आप देखोगे तो राजगीर ग्लास ब्रिज है, जो कि बिहार में और इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट है, 30 मीटर लंबा है। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिया आज की न्यूज पर। इसके बाद से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई भी कमेंट सेक्शन में आंसर दे रहा है, तो हम अभी इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के आंसर्स नहीं है, क्वेश्चंस, तो मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से
एक बार आप लोग फ्री हो जाइए और जब कोई आंसर देना स्टार्ट करेगा तो हम उस चीज को यूज करेंगे ताकि हम उसको भी अच्छे से पढ़ सकें, जो भी आंसर्स आप दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। फिर इस प्लेटफॉर्म में कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं इन कोर्सेज को भी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो देख सकते हैं, यहाँ पर डेमो लेक्चर्स, बैचेस है, फाउंडेशन प्रोग्राम्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।